Hello students, I'm your teacher for this lecture. Welcome to the MCQs discussion. In this lecture, we will discuss the MCQs on the neural control and coordination. So let's start the questions. So the question number 1 on your screen is select the correct statement from the given. फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है न्यूरल रेगुलेट द एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा. बी ऑप्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट्स द न्यूरल एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा. सी है एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट्स द न्यूरल एक्टिविटी एंड न्यूरल सिस्टम रेगुलेट्स द एंडोक्राइन एक्टिविटी. तो इसमें बेटा सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि जो हमारा न्यूरल सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है दे बोथ वर्क्स टुगेदर, मतलब दोनों एक दूसरे को रेगुलेट करेंगे, दोनों एक दूसरे को मिलके काम करते हैं. तो वन थिंग इज देयर कि अगर एंडोक्राइन सिस्टम न्यूरल एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा तो न्यूरल सिस्टम भी आपके एंडोक्राइन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं. दोनों का काम एक दूसरे के साथ ही चलता है. तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है दैट इज अ सी ऑप्शन. इट इज़ करेक्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन. तो फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आता है सी. क्लियर. सेकेंड है इन केस ऑफ हाइड्रा न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्राइजेज ऑफ. हाइड्रा जो है वो सीलेंट्रेट का मेंबर है जो कि इन्वर्टिब्रेट्स है एंड दिस इज द फर्स्ट फाइलम जिसमें पहली बार न्यूरॉन्स बने थे जो कि ए पोलर यानी कि नॉन पोलर थे एंड दे हैव ओनली द न्यूरॉन्स, नथिंग एल्स. तो CNS PNS तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो सिस्टम है. ब्रेन न्यूरल टिश्यू इज अगेन नॉट पॉसिबल. गैंग्लिया इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे हैव ओनली द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन. तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए. क्लियर. और टाइप ऑफ न्यूरॉन कौन से बनते हैं? ए पोलर यानी कि नॉन पोलर न्यूरॉन्स. क्वेश्चन नंबर थर्ड में इन केस ऑफ ह्यूमन द न्यूरल सिस्टम कॉम्प्राइजेस. ह्यूमन के केस में न्यूरल सिस्टम क्या बनाता है? एक इसमें आता है PNS. तो अगर मैं ह्यूमन के केस में नर्वस सिस्टम की बात करूं तो इसमें दो ब्रांचेज हैं. CNS है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हमारे पास आता है PNS विच इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. दे बोथ टुगेदर मेक द neural system in case of human. So the right option for the question number third is the C option जिसमें आपके पास है both A and B. तो यहाँ पर थर्ड का सही ऑप्शन बनेगा C which include the CNS as well as the PNS. क्वेश्चन नंबर 4 है द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कंबाइंडली फॉर्म. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बनाते हैं? तो व्हेन यू टॉक अबाउट द न्यूरल सिस्टम एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, न्यूरल सिस्टम में CNS है और एक यहाँ पर PNS है. तो CNS में फर्स्ट पार्ट आता है हमारे पास ब्रेन और जो सेकेंड पार्ट आता है दैट इज नोन एज द स्पाइनल कॉर्ड. तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दे टुगेदर मेक द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो यहाँ पर बेटा जो ऑप्शन आपके पास है वो ए ऑप्शन करेक्ट है. PNS नहीं आ सकता, सी ऑप्शन नहीं है, कंप्लीट न्यूरल सिस्टम नहीं हो सकता. तो फोर्थ का राइट ऑप्शन आता है ए ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम यहाँ पर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल. कौन सा मेन पार्ट है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल करता है? तो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल करने का काम ऑब्वियसली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का रहेगा. तो वो दोनों पार्ट हैं बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के. तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन विच इंक्लूड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 6 है द नर्व फाइबर ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर ऑफ टू टाइप A एंड B. सो फिल इन द ब्लैंक्स. बेसिकली इसमें A और B में एक होती है सेंसरी विच इज कैरिंग द स्टिमुलस, ठीक है, और एक होती है मोटर विच इज कैरिंग द कमांड. तो सेंसरी इज ऑल्सो कॉल्ड एफरेंट विच इज कैरिंग द स्टिमुलस. मोटर इज ऑल्सो कॉल्ड इफरेंट विच इज कैरिंग द कमांड. तो सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बनता है हमारे पास सी, जिसमें ए है एफरेंट फाइबर विच इज कैरिंग द इम्पल्स और द स्टिमुलस. बी इज एफरेंट फाइबर विच इज कैरिंग द कमांड दैट इज मोटर इन नेचर. क्वेश्चन नंबर 7 है द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट द इम्पल्सेस. जो एफरेंट नर्व फाइबर हैं वो बेसिकली बेटा इम्पल्स कैरी करते हैं कहाँ से कहाँ. अब ये देख लो कि ये आते हैं सेंसरी न्यूरॉन के अंडर. सेंसरी न्यूरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड द एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है. तो एफरेंट नर्व फाइबर ने स्टिमुलस या इम्पल्स लेके जाना है फ्रॉम द टिश्यू और द ऑर्गन
टुवर्ड्स द ब्रेन, ब्रेन की तरफ लेके जाना है, ब्रेन से नहीं लेके जाना, ब्रेन की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो इसका आंसर हमेशा ए बनेगा, फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन टुवर्ड द CNS। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन हमारे पास है दैट विल बी द ए ऑप्शन, क्योंकि अगर आप बी चेक करो तो बी में लिखा है CNS से ऑर्गन के पास, ये रॉन्ग है। CNS से स्केलेटल मसल के पास, ये भी गलत है। CNS से इनवॉलेंट्री ऑर्गन, ये भी गलत है। CNS से लेके नहीं जाना, CNS के पास लेके जाना है। क्लियर? सो द राइट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, साइनेप्टिक वेसिकल कंटेन अ केमिकल। साइनेप्टिक वेसिकल जो हैं वो हमें एक्सॉन टर्मिनल्स के एंड पे मिलती हैं एंड दे बेसिकली कंटेन अ केमिकल विच इज नोन एज द न्यूरोट्रांसमीटर एंड द मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलिन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर फॉर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। तो साइनेप्टिक वेसिकल में साइनेप्टिक फ्लूइड प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, वेसिकुलर फ्लूइड प्रेजेंट है, ऑल ऑफ द अबव। सो इट कंटेन द न्यूरोट्रांसमीटर विच हेल्प इन द इम्पल्स ट्रांसमिशन। द न्यूरॉन्स में भी, न्यूरॉन्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, मल्टीपोलर भी हो सकते हैं जो हमारे केस में ब्रेन में है, बाईपोलर हो सकते हैं जो कि रेटिना में प्रेजेंट हैं, यूनिपोलर हो सकते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 इज डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। मल्टीपोलर न्यूरॉन अबंडेंटली हमें कहाँ मिलते हैं? रेटिना ऑफ आई में नहीं मिलेंगे क्योंकि बेटा वहां पर बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज द बेस्ट place where we can found a huge number of the multipolar neuron. So cerebral cortex is the part of the brain where we have the multipolar neuron. क्योंकि embryonic stage लिखा है C ऑप्शन में, तो वहां पर तो बेटा हमारे पास apolar neurons हैं, क्लियर, यूनिपोलर। सो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो राइट ऑप्शन बना वो हमारे पास बना B, दैट इंक्लूड द cerebral cortex। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11, बाईपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। बाईपोलर बेसिकली आप उनको बोलते हो जिनके पास दो ही प्रोसेसेस है, वन एक्सॉन वन डेंड्राइट, तो दीज आर कॉल्ड बाईपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। एंड दे आर मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ द आई वेयर दे हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं हो सकता क्योंकि उसमें यूनिपोलर है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर है, सेरेबेलम में भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 11 इज डी, दैट इज रेटिना ऑफ द आई। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूनिपोलर न्यूरॉन कैन बी सीन। यूनिपोलर उनको बोला जाता है जिनमें आपको सेल बॉडी के सामने एक ही सिंगल प्रोसेस नजर आता है। सो दोज काइंड ऑफ द न्यूरॉन्स आर बेसिकली कॉल्ड द यूनिपोलर एंड दे आर मोर कॉमनली प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज। सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 12 is the A, because when you talk about the cerebral cortex, retina or the cerebellum, they mostly have the multipolar type of the neuron or you can say bipolar in case of retina. So question number 12 में जो right option बनेगा वो A है, that is include the embryonic stage. नेक्स्ट 13 में हमारे पास है माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिनेटेड मीन्स विच आर हैविंग द माइलिन शीथ और यू कैन से द मेडुलरी शीथ। दे आर फाउंड इन ए एंड बी नर्व्स। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर ए एंड बी विथ करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले जो मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स हैं वो हमें क्रेनियल नर्व्स में मिल जाते हैं, ठीक है, और क्रेनियल्स के बाद दे आर प्रेजेंट इन द सिंपैथेटिक नर्व्स ऑल्सो। और देन उसके बाद हमारे पास बी ऑप्शन में स्पाइनल एंड क्रेनियल है, वो नहीं होगा। ए हमारे पास आता है यहाँ पर स्पाइनल एंड पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक में नहीं है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक बेसिकली अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम विच रेगुलेट द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। तो इसमें जो सही ऑप्शन हमारे पास बैठेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। 14 में है अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, मतलब जिनके अराउंड माइलिन यानी कि मेडुलरी शीथ क्या होती है, कंप्लीटली एब्सेंट होती है। वो कॉमनली मिलते हैं कहाँ? न्यूरल सिस्टम में। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर आर कॉमनली प्रेजेंट इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच एक्चुअली रेगुलेट्स द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज,
क्लियर, एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक में भी मिल सकते हैं, सोमैटिक में भी मिल सकते हैं, विच डू नॉट कंटेन द मेडुलरी और द माइलिन शीथ. तो यहाँ पर आंसर बना हमारे पास डी. नेक्स्ट है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन द सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट. अब सोडियम पोटेशियम पंप जो है बेटा उसको इलेक्ट्रोजेनिक पंप बोला जाता है बिकॉज इट हेल्प इन मेंटेनिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल विच इज -70 मिलीवोल्ट एट अ रेस्टिंग स्टेज. क्लियर. तो ये जो पंप है ये जब भी ऑपरेट करेगा तो हर बारी के ऑपरेशन में ये यूटिलाइज करता है एटीपी एनर्जी. सो इट इज अ काइंड ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. 3 सोडियम को बाहर भेजेगा और 2 पोटेशियम को अंदर करेगा. ऑलवेज रिमेंबर, 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे. दिस इज हाउ इट मेंटेन द ionic gradient and it also maintain the resting membrane potential. So 3 sodium outward and 2 potassium into the cell. That is the right option for the question number 15 is A option. Then we have the question number 16. In the resting stage of a neuron, जब भी न्यूरॉन अपनी resting stage में होता है तो concentration gradient generate due to, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमें देखने को मिलता है वो किसकी वजह से है. तो अगर आप यहाँ पर ये बनाओ कि सपोज ये न्यूरॉन है जो कि रेस्टिंग स्टेज में है, तो अंदर बेटा एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम ज़्यादा होंगे, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा होगा. ठीक है, सोडियम के साथ थोड़े क्लोराइड आयंस भी हैं, पोटेशियम के साथ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी हैं. ओवरऑल बाहर जो चार्ज है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज रहता है और अंदर रहता है नेगेटिव चार्ज. नाउ दिस इज द सिनेरियो व्हेन द मेम्ब्रेन इज एट द रेस्टिंग स्टेज. क्लियर. तो ये जो रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपके पास आएगा दैट विल बी द -70 मिलीवोल्ट विच इज अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास है क्या? सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है हाई कंसंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम एंड द लो कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम इनसाइड द एक्सॉन. क्लियर. पोटेशियम का कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है और सोडियम का डेफिनेटली कम है. हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम एंड द लो कंसंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम इनसाइड द एक्सॉन, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सोडियम बाहर ही ज़्यादा होता है ECF में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. लो कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम आउटसाइड द एक्सॉन, अगेन नॉट पॉसिबल बिकॉज सोडियम बाहर हमेशा ज़्यादा होता है. हाई कंसंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम आउटसाइड द एक्सॉन, अगेन नॉट पॉसिबल बिकॉज पोटेशियम इज ऑलवेज मोर ऑन इनसाइड. तो यू शुड रिमेंबर कि बाहर सोडियम हमेशा ज़्यादा रहता है, अंदर पोटेशियम हमेशा ज़्यादा रहता है, जिस वजह से देयर इज अ डिफरेंस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 16 इज द A ऑप्शन. Then next question में है, during the transmission of the nerve impulse through a nerve fiber, the potential on the inner side of the plasma membrane has which type of the electric charge? Nerve transmission के टाइम पे obviously अगर हम चार्ज की बात करें तो डेफिनेटली बेटा अगर मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में है तो रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन के अंदर पहले होता है नेगेटिव चार्ज, बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज. जब इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, जब ये इम्पल्स ट्रांसफ़र करेगा तो ये अंदर से हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बाहर से हो जाएगा नेगेटिव चार्ज. सो देयर इज अ डिफरेंस इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. रेस्टिंग में अलग है, ट्रांसमिशन के टाइम पे अलग है. तो पहले हमारे पास हमने बात करनी है इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर की, बाहर की नहीं. तो अंदर पहले नेगेटिव है, देन उसके बाद हो जाता है पॉजिटिव. क्लियर. तो पॉजिटिव के बाद अगेन इट बिकम नेगेटिव बिकॉज दिस इज कॉल्ड पोलराइज स्टेज. दिस इज डीपोलराइज स्टेज और डी के बाद जो आती है वो रीपोलराइज स्टेज है. तो फर्स्ट नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू नेगेटिव. सो 17 का जो सही आंसर हम लोगों के पास है दैट विल बी द डी ऑप्शन. Then next question है impulse transmission across an electrical synapse. इलेक्ट्रिकल साइनैप्स का मतलब हम उन साइनैप्स की बात करेंगे जिनके केस में 2 न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं with the help of the junctions and these junctions are basically called gap junction. तो मान के चलो अगर ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन पार्ट है, दिस इज बेसिकली द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड दिस पार्ट इज बेसिकली द
डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, क्लियर, दोनों आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन। तो जो स्टिमुलस एक न्यूरॉन में है वो इमीडिएटली गैप जंक्शन से एंटर कर गया दूसरे में विदाउट एनी डिले। तो जैसे वायर से वायर में करंट ट्रांसफर होता है ना, सेम तरीके से गैप जंक्शन के थ्रू होगा, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट आता है ऑलवेज इक्वल टू दैट अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स, क्लियर, जो इम्पल्स ट्रांसमिशन है अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज इक्वल टू अ केमिकल साइनेप्स। इक्वल नहीं हो सकता, अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल इट इज ऑलवेज फास्ट एज कंपेयर टू केमिकल। Slower than that of a chemical, not possible. Faster than across a chemical, now that is the right option. कि जब भी आप impulse का transmission electrical synapse में करोगे वो हमेशा fast होगा as compared to the chemical synapse. तो 18 नंबर क्वेश्चन में जो right option हमारे पास है that will be the C option. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें है डायग्राम शोइंग द एक्सॉन टर्मिनल एंड द साइनेप्स इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई करेक्टली एटलीस्ट ए टू डी। तो इसमें जो हमारे पास ए है बेटा वो तो डेफिनेटली रिसेप्टर हैं, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं दीज आर रिसेप्टर फॉर द एसिटाइलकोलिन। डी जो है वो हम लोगों के पास आता है मेम्ब्रेन, ठीक है, डी जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। फिर सी जो है वो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं विच कंटेन द एसिटाइलकोलिन, और बी जो है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है विच इज द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स यू कैन से। तो फर्स्ट ऑप्शन में ए को अगर रिसेप्टर लिखा है तो सी को साइनेप्टिक वेसिकल लिखा है तो करेक्ट है। बी ऑप्शन में बी को लेबल करा है साइनेप्टिक कनेक्शन, डी को करा है के पॉजिटिव, गलत है। सी ऑप्शन में ए है न्यूरोट्रांसमीटर, अगेन रॉन्ग। डी में सी है न्यूरोट्रांसमीटर एंड डी है कैल्शियम, अगेन रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 19 इज ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हेन एन इम्पल्स अराइव एट द एक्सॉन टर्मिनल, जब एक इम्पल्स आपके एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचेगी तो वो स्टिमुलेट करती है साइनेप्टिक वेसिकल को to move toward the membrane where they fuses with the plasma membrane and release the neurotransmitter. तो न्यूरोट्रांसमीटर को कहाँ रिलीज किया जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर को बेटा गैप में रिलीज किया जाता है जो दो न्यूरॉन के बीच में है। इफ दिस इज द वन न्यूरॉन, दिस इज द अनदर न्यूरॉन, दोनों के बीच में गैप है विच इज कॉल्ड द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, एंड दैट इज वाई द टाइप ऑफ द साइनेप्स इज कॉल्ड केमिकल साइनेप्स। तो रिसेप्टर में रिलीज नहीं किया जाएगा, प्री साइनेप्टिक में नहीं होगा, इट विल बी रिलीज्ड इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, दैट इज इनटू द गैप। सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 20 इज द सी ऑप्शन। 21 ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो नया पोटेंशियल डेवलप होता है वो कैसा होता है? ऑलवेज इनिबिटरी, ऑलवेज एक्साइटरी, मे बी एक्साइटरी और इनिबिटरी, और नाइदर दिस और दैट। पहली बात तो बेटा जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में पोटेंशियल डेवलप होगा वो किसकी वजह से होगा? इट विल बी ड्यू टू द न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी एक्साइटरी इन नेचर और इट कैन बी इनिबिटरी इन नेचर, कुछ भी हो सकता है। तो वो आगे इम्पल्स को या तो एक्साइट कराएगा या इनिबिट करवाएगा। सो इट मे बी एक्साइटरी और इट मे बी इनिबिटरी इन नेचर। तो 21 का जो सही ऑप्शन आता है दैट विल बी द सी ऑप्शन। 22 इंजरी लोकलाइज टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली टू डिस्ट्रक्ट। हाइपोथैलेमस में अगर इंजरी होती है तो बेसिकली क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग द लोकोमोशन कि ये डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग, या फिर रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। पहली बात तो हाइपोथैलेमस को थर्मो रेगुलेटरी सेंटर बोला जाता है बॉडी का, बिकॉज इट हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन, और ये क्वेश्चन आपका आ चुका है पीएमटी 2014 में। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी इज नॉट द फंक्शन, coordination is not the function, decision making planning is not the function of the hypothalamus। जो चीज़ डिस्ट्रप्ट होगी, खराब होगी, वो है बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज इट कैन नॉट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। अगर उसमें इंजरी होता है तो थर्मो रेगुलेशन अफेक्ट हो जाएगा। सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 22 इज द डी ऑप्शन। 23rd में है द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडला,
हिपोकैम्पस, दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो ये सारे मिलके बेटा जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना उसको लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बोला जाता है, बिकॉज दे आर अरेंज इन अ लोब। Arbor vitae cannot be the answer because it act like a tree. Then C, corpora quadrigemina, again not the correct answer, it is a part of the midbrain. Reticular system cannot be there. The right option is the limbic lobe or the limbic system, जिसको basically emotional brain भी बोला जाता है, because ये short term memory को long term memory में convert करता है, आपकी मेमोरी पावर एंड इमोशंस को कंट्रोल करता है. सो इट इज द लिम्बिक लोब और द लिम्बिक सिस्टम. तो 23rd का जो राइट ऑप्शन हमारे पास है दैट विल बी द बी ऑप्शन. Then which of the following region of the brain is incorrectly paired with its function? कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो इनकरेक्टली पेयर्ड है अपने फंक्शन के साथ? ठीक है, मेडुला में लिखा है होम्योस्टैटिक कंट्रोल, सेरेबेलम में लिखा है लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, कॉर्पस कैलोजम में लिखा है कम्युनिकेशन बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रम में लिखा है कैलकुलेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन. ये बिल्कुल सही है. जो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन है वो इनकरेक्टली है यहाँ पर. सेरेबेलम का काम ये नहीं है. इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द सेरेबेलम. क्लियर? सो द राइट ऑप्शन इज बी. ब्रेन स्टेम इज फॉर्म्ड बाय. ब्रेन स्टेम कौन बनाता है? तो ब्रेन स्टेम में बेटा दो पार्ट्स आते हैं, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. द मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, दे टुगेदर मेक द ब्रेन स्टेम. So the right option for the question number 25th is the C option, that is the brain stem. 26 में है हिंड ब्रेन इंक्लूड्स व्हाट. हिंड ब्रेन में बेटा टोटल 3 पार्ट्स आते हैं. पॉन्स वेरोलाई आता है, सेरेबेलम आता है जो वैसे आपके ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, एंड थर्ड पार्ट इज द मेडुला. सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 26 इज द डी ऑप्शन, दैट इंक्लूड ऑल ऑफ दीज. 27 है सेरेबेलम इज कंसर्न्ड विद व्हाट. सेरेबेलम किससे कंसर्न्ड है? सेरेबेलम कंसर्न्ड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉलेंट्री मसल, कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द मसल टोन, मेंटेनिंग द पोस्चर, ओरिएंटेशन, द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, या फिर डी आपके पास है ऑल ऑफ द अबव. तो सेरेबेलम में ऑलमोस्ट सारे काम होते हैं. बॉडी इक्विलिब्रियम, बॉडी पोस्चर, बैलेंस, मसल्स रेगुलेशन and activity of the muscles all are regulated by the cerebellum. तो 27 में right answer आता है हमारे पास D. 28 में है the reflex pathway comprises of what. reflex pathway में क्या होता है? reflex pathway में एक sensory neuron और एक motor neuron डेफिनेटली होंगे, जिसके बिना वो पाथवे कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि सेंसरी का मेन काम है स्टिमुलस लेके जाना, और इफरेंट यानी कि मोटर का काम होता है कमांड लेके आना. तो 28 का जो राइट ऑप्शन है बेटा वो हमारे पास बनेगा सी, दैट इज 1 एफरेंट. एफरेंट का मतलब होता है सेंसरी न्यूरॉन, एंड 1 इफरेंट दैट इज मोटर न्यूरॉन. 29 है डैश इज नॉट इन्वॉल्व इन द नी जर्क रिफ्लेक्स. नी जर्क रिफ्लेक्स इज काइंड ऑफ द कॉमन रिफ्लेक्स सेक्शन विच कैन बी सीन इन ह्यूमन. तो इसमें कौन इन्वॉल्व नहीं है? मसल स्पिंडल इन्वॉल्व है, मोटर न्यूरॉन भी इन्वॉल्व है, आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व है, लेकिन आपका इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं है. इंटर न्यूरॉन यानी कि एसोसिएशन न्यूरॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन केस ऑफ द नी जर्क रिफ्लेक्स सेक्शन. क्लियर? तो 29 का राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा डी ऑप्शन. कॉरॉइड बिकम थिक इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई. कॉरॉइड जो है वो आई की सेकेंड लेयर है जो स्क्लेरा के बाद दिखती है, और आगे आके ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, क्योंकि बेटा आगे आके इट विल फॉर्म अ पार्ट. दैट पार्ट इज बेसिकली नोन एज द आइरिस. क्या बनाती है आइस के आगे आके? आइरिस, विच प्रोवाइड कलर्स टू द ह्यूमन आई. विच इज द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द ह्यूमन आई. विजिबल कलर्ड पोर्शन है तो विजिबल कलर्ड पोर्शन डेफिनेटली आइरिस है, जो ह्यूमन आई को एक पर्टिकुलर कलर भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्यूपिल का काम होता है लाइट को रेगुलेट करो. लेंस इज नॉट द कलर्ड पोर्शन, आइरिस इज द पार्ट ऑफ द आई विच एक्चुअली प्रोवाइड्स द कलर्ड. तो 31 का आंसर हमारे पास क्या बनेगा? सी. देन आपके पास आई का डायग्राम है, पार्ट उसमें लेबल करने हैं, दैट इज पार्ट ए, बी एंड सी ऑफ द ह्यूमन आई विद इट्स प्रॉपर कैरेक्टर. नीट 2013 में क्वेश्चन आ चुका है बेटा ऑलरेडी. ए कहते हैं रेटिना है, जिसमें कि फोटो रिसेप्टर सेल हैं, जैसे कि रॉड एंड कोन सेल.
तो ए जो है बिल्कुल सही है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है विच कंटेन द रॉड एंड कोन सेल। बी ब्लाइंड स्पॉट है जिसमें फ्यू रॉड एंड कोन है, ये गलत है। ब्लाइंड स्पॉट में ना तो रॉड होते हैं ना ही कोन होते हैं, नो फोटो रिसेप्टर्स आर देयर। सी एक्वस चैम्बर है विच रिफ्लेक्ट द लाइट विच डज नॉट पास थ्रू द लेंस, गलत। अगर लाइट रिफ्लेक्ट ही हो गई तो फिर इमेज कैसे बनेगा। डी जो है वो कॉरॉइड है जो कि इंटीरियर पार्ट में आके सिलियरी बॉडी बनाता है, ठीक है, तो ये भी आपके पास गलत है, इंटीरियर पार्ट में आके वो आइरिस फॉर्मेशन करेगा। तो ए जो है रेटिना है जिसमें कि फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जैसे कि रॉड एंड कोन सेल, तो ये आप लोगों के पास बन गया यहाँ पर करेक्ट। Then next question है transparent crystalline structure which is held in place by the ligament attached to the ciliary body is known as what? Human eye के अंदर अगर ऐसे हम लेंस बनाते हैं तो लेंस को बेटा होल्ड करने के लिए we have these kind of the projection which are quite flexible, ठीक है, इनको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। व्हाट आर दीज? सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये कौन से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को होल्ड करते हैं? ये लेंस को होल्ड करते हैं एट अ प्रॉपर पोजीशन। तो 33 का जो सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 34, अरेंज द लेयर ऑफ द सेल्स इन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इनसाइड टू आउटसाइड बताना है आपने। तो इनसाइड टू अगर आउटसाइड की बात करें तो सबसे अंदर की तरफ जो आते हैं वो गैंग्लियोनिक सेल्स हैं, उसके ऊपर आते हैं बाइपोलर और सबसे ऊपर आते हैं फोटो रिसेप्टर। तो फोटो रिसेप्टर बाहर की तरफ है, गैंग्लियोनिक अंदर की तरफ है। इनसाइड टू आउटसाइड बताना है तो सबसे पहले गैंग्लियोनिक, then bipolar, then photoreceptor. So the right sequence for the question number 34 is the C option. 35th में आपके पास है the photosensitive compound in the human eye is made up of what? Photosensitive compound which is actually sensitive toward the light, photon के लिए जो image formation करवाते हैं, किस चीज़ का बना है? वो बना है ऑप्सिन एंड रेटिनल का। किसका बना है? ऑप्सिन एंड रेटिनल, दैट इज नोन एज द रोडोप्सिन, जो कि रॉड सेल में है। रोडोप्सिन दो पार्ट्स को मिला के बनता है, ऑप्सिन एंड रेटिनल को मिला के। तो 35 का करेक्ट आंसर हम लोगों के पास बनता है ए ऑप्शन। बी देखोगे बेटा रेटिनॉल लिखा है वो गलत है। सी में ट्रांसड्यूसिन और रेटिनिन गलत है। डी में अगेन यू हैव द रॉन्ग बिकॉज प्रोटीन ऑप्सिन होगा और एक एल्डिहाइडिक कंपाउंड होगा विच इज कॉल्ड रेटिनल। दोनों को मिला के क्या बनता है? रोडोप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेकिन ट्यूब कनेक्ट ए कैविटी विद बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए एंड बी। तो बेसिकली जो स्टेकिन ट्यूब है वो कनेक्ट करती है हमारे मिडल ईयर की कैविटी को फेरिंग्स के साथ, ताकि जो प्रेशर है वो इक्वल रह सके एंड वी आर एबल टू हियर द साउंड करेक्टली। सो स्टेकिन ट्यूब का काम होता है टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन द बोथ द साइड। सो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। फिर आता है 37, इंटरनल ईयर ऑफ द ह्यूमन इज फिल्ड विद। ह्यूमन के केस में जो इंटरनल ईयर है वो क्या लिक्विड उसके अंदर प्रेजेंट है? सबसे पहले तो आप ये देखो कि इंटरनल ईयर जो है इट इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी स्ट्रक्चर। दिस बोनी स्ट्रक्चर इज नोन एज द बोनी लेब्रिंथ, जिसके अंदर आपका इंटरनल ईयर है जिसको नाम दिया जाता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ठीक है, तो बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बीच में जो स्पेस खाली है बेटा, यहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट है जिसको पेरीलिम्फ बोला जाता है, और मेम्ब्रेनस के अंदर जो लिक्विड है उसको एंडोलिम्फ बोला जाता है। तो इंटरनल ईयर के अंदर कौन सा लिक्विड आएगा? इंटरनल ईयर एक्चुअली कंटेन द लिक्विड विच इज कॉल्ड एंडोलिम्फ। इंटरनल ईयर के अंदर, बाहर पेरी है लेकिन अंदर क्या है? एंडोलिम्फ है। Then next question है which part of the human ear play no role in hearing as such but it is otherwise very much required। AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, हियरिंग में कोई रोल नहीं है लेकिन चाहिए, और उसका नाम है बेटा वेस्टिब्यूलर एपरेटस। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि वेस्टिब्यूलर एपरेटस में आते हैं मैक्यूला और एक इसमें आते हैं क्रिस्टे।
clear, and they both are required for maintaining the equilibrium. They are not required for the hearing purpose, but they are required for the equilibrium. मैक्यूला जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, क्रिस्टे आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, और दोनों किसके पार्ट हैं? वेस्टिब्यूलर एपरेटस. तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. क्लियर? 39 में है कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लेबरिंथ. लेबरिंथ मीन्स इंटरनल ईयर की बात हो रही है, और इंटरनल ईयर में अगर आप डायग्राम वाइज देखने की कोशिश करो तो जो इसका पार्ट है बेटा विच इज़ बेसिकली अ कॉइल्ड पोर्शन, ठीक है, वो हमें नीचे ऐसे जलेबी की तरह बिल्कुल गोल नजर आता है. इस पोर्शन को नाम दिया जाता है कॉक्लिया, विच इज द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग. सो कॉक्लिया इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 39, दैट इज ए ऑप्शन. पिन्ना जो है वो एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, ईयर ड्रम एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, ईयर कैनाल इज नॉट द पार्ट ऑफ लेबरिंथ. तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो कॉक्लिया है, दैट इज द ए ऑप्शन. नेक्स्ट है द जिलेटिनियस इलास्टिक मेम्ब्रेन कवरिंग द सेंसरी हेयर सेल ऑफ द ह्यूमन ईयर. सेंसरी हेयर सेल का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ सेल विच आर कॉमनली कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कोटाई रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग. एंड इनको जो मेम्ब्रेन कवर करती है इलास्टिक ऊपर से, दैट मेम्ब्रेन इज बेसिकली कॉल्ड द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. सो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कवर दी सेंसरी हेयर सेल एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग. तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा बी. बेसिलर मेम्ब्रेन वो है जिसके ऊपर ये सेल प्रेजेंट होंगे. रीजिनर मेम्ब्रेन ऊपर वाले चैम्बर में है, तो राइट ऑप्शन इसमें बनता है हमारे पास टेक्टोरियल मेम्ब्रेन विच इज जिलेटिनियस एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन. A gymnast is able to balance his body upside and down even in the total darkness. Total darkness में उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी वो अपना बॉडी बैलेंस मेंटेन कर सकता है. किसकी वजह से? अगेन आई टोल्ड यू बैलेंस और इक्विलिब्रियम इज ड्यू टू द क्रिस्टे एंड द मैक्यूले, एंड बोथ आर द पार्ट ऑफ द वेस्टिब्यूलर एपरेटस. तो 41 का जो सही क्वेश्चन आंसर हमारे पास है वो बी है, क्योंकि बेटा कॉक्लिया का मेन काम होता है हियरिंग का. टेक्टोरियल मेम्ब्रेन अगेन इन हियरिंग, ऑर्गन ऑफ कोटाई अगेन इन हियरिंग. वेस्टिब्यूलर एपरेटस इज दैट पार्ट ऑफ द ईयर विच एक्चुअली मेंटेन द बैलेंस और द इक्विलिब्रियम. क्लियर? तो 41 का राइट आंसर कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो करेक्ट में है नोसिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन प्रेशर. Meissner corpuscles are the thermoreceptor. Clear? Photoreceptor in the human eye are depolarized during the darkness and become hyperpolarized to the light stimulus. रिसेप्टर डू नॉट प्रोड्यूस अ ग्रेडेड पोटेंशियल. ये तो वैसे भी गलत है. रिसेप्टर जब तक पोटेंशियल जनरेट नहीं करेंगे फिर तब तक आपको स्टिमुलस नहीं मिलेगा, और हमने इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो फोटो रिसेप्टर जो ह्यूमन के केस में हैं वो डार्कनेस के टाइम पे डीपोलराइज्ड हो जाते हैं. क्लियर? और जब लाइट होती है तो हाइपर पोलराइज्ड होते हैं. दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. Meissner corpuscles आर नॉट थर्मोरिसेप्टर. ठीक है, दे आर बेसिकली फॉर द मैकेनोरिसेप्टर, मैकेनो फॉर टच एंड प्रेशर. नोसिसेप्टर डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन प्रेशर, दे आर बेसिकली फॉर द पेन. Clear? So the right option for the question number 42 is the C option. कॉर्पस कैलोजम कनेक्ट टू. कॉर्पस कैलोजम क्या करता है कि जो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रम, उसमें होता है राइट सेरेब्रम, लेफ्ट सेरेब्रम. तो ये दोनों सेरेब्रम को आपस में कनेक्ट करता है. ये काम है कॉर्पस कैलोजम का, ताकि वो रेगुलेट कर सके बॉडी के लेफ्ट एंड राइट पार्ट की एक्टिविटीज को. सो इट एक्चुअली कनेक्ट द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर. तो 43 का राइट ऑप्शन कौन सा बना? ए. The layer of the cell that cover the cerebral hemisphere is called. Cerebral hemisphere को जो लेयर कवर करती है उसको क्या बोलते हैं? तो बाहर की तरफ जो लेयर है बेटा वो तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है. अंदर का देखोगे तो वो सेरेब्रल मेडुला है. सो ऑब्वियसली द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 44 इज द बी ऑप्शन.
देन क्वेश्चन नंबर 45, एसोसिएशन एरिया ऑफ द ब्रेन आर, ब्रेन में जो एसोसिएशन एरिया है दे एक्चुअली कंटेन द न्यूरॉन एंड दोज न्यूरॉन्स आर बेसिकली कॉल्ड द इंटर न्यूरॉन, या फिर ऐसे न्यूरॉन्स को नाम दिया जाता है एसोसिएशन न्यूरॉन्स, जो कि मोटर और सेंसरी को एक तरीके से कनेक्ट करते हैं। अब ये वाले जो एसोसिएशन न्यूरॉन्स हैं ना तो सेंसरी हैं ना ही मोटर हैं, क्योंकि इनका मेन काम है टू रीड द स्टिमुलस एंड टू मेक द कमांड, सो दे आर नाइदर सेंसरी नॉर मोटर इन नेचर। तो 45th का जो राइट ऑप्शन आपके पास है दैट विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज द एसोसिएशन एरिया नाइदर कंटेन सेंसरी एंड नॉर कंटेन द मोटर। ठीक है, ना तो सेंसरी है ना मोटर है, बस एक ही काम है टू रीड द इम्पल्स, टू रीड द स्टिमुलस एंड टू मेक द कमांड सो दैट इट कैन हैंड ओवर टू द मोटर न्यूरॉन। क्लियर? तो 45 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। होप यू आर एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू एंड बाय बाय।